हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे और ये हमारा लेक्चर होगा जो 19वां नंबर। तो 18 लेक्चर तक हो चुकी हैं एंशिएंट इंडिया जो प्लेलिस्ट चलते आ रही है प्राचीन भारत की, तो उसमें 18 लेक्चर तक कंप्लीट हो चुकी हैं और ये 19वां लेक्चर है। तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ों को मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, तो आप लोग कृपया इसको सीक्वेंस से देखते हैं। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हमारा प्लेलिस्ट सीक्वेंस से चलते आ रहा है, तो वो आप चीज़ें समझ सकते हैं इसमें एक चार्ट के थ्रू। तो ये जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था कि कैसे हमने अपने प्लेलिस्ट को डिज़ाइन किया है मैंने, तो वैसे ही आपको मैंने बताया था। तो अब हम बहुत सारी चीज़ों को देख चुके हैं, तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पूरा पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध साम्राज्य के बारे में ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। और जैसे मैंने बताया था कि 3 पार्ट में हमें हिस्ट्री को देखना है, तो एक तो उत्तर भारत के जितने भी राजवंश है वो हम देख रहे हैं, और ये जो वीडियो ये आज का जो कंप्लीट होगा इसके बाद हम देखेंगे दक्षिण भारत के इतिहास को और विदेशी शासन। तो इसमें पैरेलल में चल ही रहा है उत्तर भारत के साथ में, ये दोनों साथ ही में चल रहा है। तो ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण सिकंदर के बारे में हम देख चुके हैं, और मौर्योत्तर काल के बाद जो हिंद, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण ये सब भी देख चुके हैं। और मौर्योत्तर काल के बाद हमने देखा था फिर ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में, मौर्योत्तर काल के बारे में, तो शुंग वंश, कन्नौ, सातवाहन, चेदी ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। और यहाँ पे अब ये भी हो चुका है कि गुप्त काल, तो पिछली वीडियो में गुप्त काल हमारा पूरी तरह से बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम ये पोर्शन अब यहाँ पे देख रहे हैं गुप्तोत्तर काल। तो गुप्तोत्तर काल में हम कुछ जो छोटे छोटे वंश होते हैं, क्योंकि गुप्तों का पतन हो जाता है, तो हर एक जो बड़ा साम्राज्य होता है तो उसका पतन होता ही है। तो बड़ा साम्राज्य अब जो मगध देखते हैं तो मगध का भी पतन हो जाता है, फिर यहाँ पे गुप्तों का भी पतन हो जाता है। देखते हैं गुप्त काल पूरे तरह से इंडिया को यूनाइट करता है, लेकिन फिर बाद में इनका पतन हो ही जाता है। तो वही अब हम देखना है कि जैसे मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था, तो आप देखे थे कि ये शुंग वंश, कन्नौ वंश, सातवाहन, चेदी ये छोटे छोटे राजवंश भारत में उत्पन्न होते हैं। और उसी टाइम में आप देखते हैं कि मौर्योत्तर काल में ही विदेशी शासक भी कुछ साथ में चलते हैं, तो उसमें आप हिंद, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण ये साथ में चलते हैं। तो अब हमें यही देखना है यहाँ पे कि जो गुप्त काल का पतन हो जाता है तो उसके बाद गुप्तोत्तर काल आता है, मतलब गुप्तों के बाद का। तो इसी में हमें अब देखना है कि कौन कौन से मतलब शासक आते हैं और कौन कौन सा वंश चाहे कौन कौन सा साम्राज्य छोटा सा चलता है यहाँ पे, तो यही हमें देखना है। तो इसमें पुष्य, भूति और मौखरी इसमें मेन रहते हैं, तो यही हमें यहाँ पे देखना है इसमें। तो अब हम चलते हैं अपने, और वहाँ पे पहले हम मैप देखेंगे कि गुप्तों के पतन के बाद जो सिनेरियो बनता है उसको, फिर मैप से समझ के उसके बाद हम देखेंगे पुष्य, भूति वंश को, या वर्धन वंश जिसे आप लोग बोलते हैं। तो यही हमें देखना है कि जो राजवंश मुख्य होते हैं 590 ईस्वी में, उत्तर जो गुप्त काल होता है वही हमें देखना है इसमें। तो गुप्तों के पतन के बारे में हम देख चुके हैं कि गुप्तों का पतन कैसे कैसे हो जाता है। तो बहुत सारा पॉइंट मैंने आपको बताया ही था यहाँ पे कि हुनों का आक्रमण होता है। तो मध्य एशिया से हुन जो जनजाति रहती है, तो हुनों के बारे में बता चुका हूँ, बार बार आक्रमण करती है, प्रशासन में सामंती ढांचा रहता है। उत्तरवर्ती गुप्तों का फिर बौद्ध धर्म स्वीकार करना, अयोग्य उत्तराधिकारी वगैरह, नई शक्तियों का उदय। तो यही अब नई शक्तियाँ जो उदय होती हैं, जो एक पॉइंट बनता है गुप्तों के पतन का, तो यही नई शक्तियाँ कौन सी उदय होती हैं वही हमें देखना है, क्योंकि गुप्त साम्राज्य अब पतन हो गया है, उसका शासन खत्म हो गया है, तो वही हमें देखना है अब यहाँ पे। तो पहले हम मैप से जान लेते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे पुष्य, भूति वंश का उदय होता है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यूपी वाले क्षेत्र में यहाँ से मिला के ये लगभग कन्नौज रहता है ये इलाका, और यहाँ पे मौखरी वंश का उत्पन्न होता है। और यहाँ पे गौर वंश का शासन, ये आप देखेंगे कि बंगाल वाला इलाका है, तो यहाँ पे गौर वंश का शासन चलता है यहाँ पे। और एक शासक रहता है जो आप यहाँ पे देखेंगे शशांक को, जो कि बोधि वृक्ष कटवा देता है, और ये शैव उपासक रहता है। तो ये भी हम देखेंगे इसके बारे में भी, बिल्कुल आप लोग टेंशन ना लें। और ये यहाँ पे मालवा रहता है, और ये आप देखिए कि असम के इलाके में जो अभी है, तो ये पूरा तरह से यूनाइट था। और यहाँ पे कामरूप बोला जाता था उस टाइम, मतलब उस समय इसको असम वाले इलाके को। और वर्मन यहाँ का शासन रहता है, मतलब वर्मन वंश का शासक यहाँ पे चलता है। और यहाँ पे वल्लभी ये सब इलाकों में देखेंगे कि मैत्रक वंश का शासन चलता है। यहाँ पे कलचुरियों का चलता है, यहाँ पे कलिंग रहता है, यहाँ पे चालुक्य का शासन भी यहाँ पे चलते रहता है, बादामी के चालुक्य। और यहाँ पे पल्लव रहते हैं, पल्लव, तो इनको भी हम देखेंगे दक्षिण भारत के इतिहास में। तो ये सब कुछ शासक मेनली रहते हैं। तो अब मेन हमें इसमें यही देखना होता है, ये जो पुष्य, भूति वंश रहता है इसी को हमें देखना होता है, पुष्य, भूति वंश के बारे में, क्योंकि यही सबसे शक्तिशाली रहता है। तो इसी को हम
देखेंगे इसमें। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, गुप्तोत्तर काल। और गुप्तोत्तर काल में होता है कि छोटे छोटे राज्यों का शासन अब यहाँ पे एस्टेब्लिश होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि मगध साम्राज्य का पतन हो जाता है, तो मैंने बताया, तो वैसे ही यहाँ पे होता है। जैसे गुप्तों का पतन हो जाता है, उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे शासक आते हैं, वही हमें देखना है। तो मैंने बता ही दिया ऊपर के कितने छोटे छोटे शासक आए थे, तो मैप में मैंने दिखा दिया आपको। तो अब हम इसमें देख लेंगे कि पुष्यभूति वंश या फिर इसको वर्धन वंश के नाम से पुकारा जाता है। तो यही मैंने आपको जो इलाका दिखाया, तो यही हमें यहाँ वाले इलाके को देखना है, पुष्यभूति वंश को। यही सबसे इसमें शक्तिशाली रहता है। और बाकी जो दक्षिण का है, तो दक्षिण भारत के इतिहास में हम देखेंगे, और इसके बाद सासांग के बारे में जो मैंने बताया, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे अगले वीडियो में। हाँ, तो देखिए 6ठी शताब्दी में गुप्तों के पतन के बाद यह सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित कर पाता है। तो सबसे विशाल जो साम्राज्य है ये पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश स्थापित कर पाता है गुप्तों के बाद। तो जैसे उस टाइम भी आप देखेंगे कि गुप्तों के बाद जो सातवाहन रहते हैं, तो वो सबसे अच्छा शासन एस्टेब्लिश कर पाते हैं, सबसे बड़ा मतलब शासन एस्टेब्लिश कर पाते हैं। और उसी टाइम आप देखेंगे जो विदेशी में रहते हैं, तो कुषाण भी अच्छा खासा शासन एस्टेब्लिश कर पाते हैं। वैसे ही जब गुप्तोत्तर काल आता है गुप्तों के पतन के बाद, तो यहाँ पे जो वंश चलता है, तो ये पुष्यभूति या वर्धन वंश, तो ये सबसे शक्तिशाली वंश यहाँ पे एस्टेब्लिश हो पाता है। और इसके जो संस्थापक रहते हैं ये पुष्यभूति रहते हैं, और राजधानी थानेश्वर में ये बनाते हैं। और ये हरियाणा के इलाके में रहता है, इनकी राजधानी उस टाइम के। अभी इसको हरियाणा बोला जाता है, उस टाइम थानेश्वर हरियाणा में ही अभी पड़ेगा ये। तो पुष्यभूति वंश संस्थापक रहते हैं इसके पुष्यभूति, और राजधानी इनकी थानेश्वर रहती है। तो ये आप लोग इसको ध्यान में रखिए। तो अब हम थोड़ा सा स्रोत देख लेते हैं कि आखिर में हमें पता कैसे चलता है कि आखिर में यहाँ पे कोई पुष्यभूति वंश या फिर कोई शासक गुप्तोत्तर काल के बाद होता है। तो इतिहास का मैंने बताया था कि कैसे पता चलता है। तो अब हम इसमें यही देखेंगे स्रोत क्या था आखिर में। स्रोत का मैंने शुरू वाली वीडियो में ही आपको बताया था कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है इतिहास को जानने में स्रोतों का। तो यही अब हम देखेंगे यहाँ पे कि स्रोत कौन कौन सा है जिससे पुष्यभूति वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो पहला ह्वेनसांग जिसे बोलते हैं, तो ये चीनी यात्री थे और इन्होंने सियुकी नामक पुस्तक एक लिखी है। तो इससे हमें हर्षवर्धन के काल के बारे में बहुत ही जानकारी मिलती है। और इनको यात्रियों का राजकुमार भी बोला जाता है। तो ये जो ह्वेनसांग रहते हैं चीनी यात्री, तो इनको यात्रियों का राजकुमार भी बोला जाता है। और ये जो आए थे, तो ये हर्षवर्धन के शासन काल में आए थे। तो हर्षवर्धन बहुत ही शक्तिशाली जो शासन हो गए यहाँ, मतलब इस वंश के। तो हर्षवर्धन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो इन्हीं के शासन काल में ये आते हैं और ये बुक सियुकी लिखते हैं। इसी से हमें पता चलती है हर्षवर्धन के शासन काल के बारे में। और ये आए थे तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड शिक्षाएं ग्रहण करने। तो जो भी यात्री यहाँ पे आते थे चीनी यात्री, तो वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड शिक्षा वगैरह लेने आते थे। बौद्ध धर्म को वो लोग मानते थे, तो वही सब शिक्षा लेने ये लोग आते थे। तो बुक वगैरह लिखते थे यहाँ का, और यहाँ के जो शासक उस टाइम में रहते थे तो उसके बारे में ये लोग लिखते थे। और दूसरे हैं बाणभट्ट लेखक। तो बाणभट्ट ने हर्षचरित्र, कादम्बरी, ये सब बुकें लिखे हैं। तो इससे भी हमें हर्ष के बारे में जानकारी मिलती है, हर्ष के शासनकाल के बारे में। तो ये भी हर्षवर्धन के ही दरबार में रहते थे। तो ये बाणभट्ट इनके बारे में लिखते हैं, हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में। तो ये दो बुक जो लिखे हैं, ये हर्षचरित्र और कादम्बरी, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ये दो बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। और तीसरा है कि पुलकेशिन द्वितीय जो रहते हैं, तो ये चालुक्य वंशीय राजा रहते हैं पुलकेशिन द्वितीय, और इन्होंने ऐहोल अभिलेख की रचना कराई है। और इसमें हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में बताया गया है, मतलब पुष्यभूति वंश के बारे में। और यही ऐहोल अभिलेख है। और ये दक्षिण भारत के जो चालुक्य वंश रहते हैं, तो उन्हीं के राजा रहते हैं पुलकेशिन द्वितीय, और इन्होंने ही जो ऐहोल अभिलेख की रचना कराई है। तो इसमें हमें पता चलता है हर्षवर्धन या फिर पुष्यभूति वंश के बारे में। तो इससे भी हमें पता चलता है। और मेनली इसमें आप देखिएगा कि इनके दोनों के बीच में जो लड़ाई होती है नर्मदा नदी के किनारे, तो उसी लड़ाई के बारे में लिखा गया है। तो इस वजह से हमें पता चलता है कि पुष्यभूति वंश यहाँ पे शासन करता था। और कलहन ने राजतरंगिणी बुक भी लिखी है। तो अगला जो स्रोत है हमारा, तो कलहन द्वारा लिखित राजतरंगिणी है। तो इससे हमें पुष्यभूति के वंश या फिर वर्धन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और जो ये कलहन द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी है, तो मेनली इससे हमें पता चलता है कश्मीर और इस वंश के बारे में, जो कश्मीर पे शासन करते हैं उनके बारे में भी इतिहास की हमें पता चलती है। और जो इस वंश के शासक वगैरह रहते हैं, तो इसकी भी हमें पता चलती है इसके कलहन द्वारा लिखी राजतरंगिणी द्वारा। तो अब हम शासकों के बारे में देख ले। तो जो पहला शासक है हमारा, तो ये है प्रभाकर वर्धन। तो संस्थापक तो आप देख सकते हैं कि संस्थापक जिन्होंने किया है ये है पुष्यभूति, लेकिन जो प्रमुख मतलब कि या फिर जो अच्छे यहाँ पे राजा होते हैं, चाहे नामी राजा होते हैं, तो ये होते हैं यहाँ पे प्रभाकर वर्धन। इस वंश के प्रतापी प्रभावशाली शासक हुए प्रभाकर वर्धन। तो प्रभाकर वर्धन देखें, इन्होंने जो है तो ये परम भट्टारक
और महाराजाधिराज जैसी उपाधि धारण की थी। तो यानी ये उस टाइम के नामी शासक थे, इस वजह से ये अपना ये सब उपाधि धारण किए थे। ये ऐसा माना जाता है कि इन्होंने हुनों को पराजित भी किया था, जिससे कि आप देख रहे हैं गुप्तों का पतन हो गया। और हुन जो थे ये लूटपाट करते थे, ये मध्य एशिया के जनजाति थे। तो ये माना जाता है कि जो प्रभाकर वर्धन रहते हैं तो ये हुनों को भी पराजित करते हैं। इस वजह से इनको महान शासक या फिर प्रभावशाली शासक यहाँ पे माना जाता है वर्धन वंश का। तो इसी वजह से होता है कि ये जो होता है इनका शासन एस्टेब्लिश हो पाता है, पुष्यभूति वंश का शासन एस्टेब्लिश हो पाता है अच्छे से, क्योंकि हुन बहुत परेशान करते थे। तभी जाके इनको अस्थायित्व मिलेगी और फिर जाके ये अच्छे से शासन वगैरह कर पाएंगे जब ये हुनों को हरा देते हैं। तो अब इनके होते हैं कि 2 पुत्र रहते हैं और एक इनकी कन्या रहती है। जो प्रभाकर वर्धन रहते हैं तो इनकी 2 पुत्र रहते हैं और एक कन्याएं रहती हैं। तो राज्यवर्धन जो इनके रहते हैं, ये पुत्र रहते हैं, बड़े पुत्र राज्यवर्धन, और छोटे पुत्र इनके रहते हैं हर्षवर्धन। और इनकी जो कन्या रहती है इनका नाम रहता है राजश्री। और राजश्री जो रहती है तो ये अपने कन्या का जो विवाह रहता है ये कन्नौज के मौखरी राजा गृहवर्मन से कर देते हैं। तो ये इनकी जो पुत्री रहती है तो इनके कन्नौज के जो मौखरी राजा रहते हैं गृहवर्मन, इनसे शादी होती है इनकी पुत्री। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे जो कन्नौज है ये, और इन्हीं से मतलब यहाँ की ये इनकी पुत्री रहती है प्रभाकर वर्धन की, और इनसे कन्नौज के मौखरी वंश के गृहवर्मन से इनकी शादी होती है पुत्री की। यहाँ से यहाँ आप देख रहे हैं कि, और फिर अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो इनकी मृत्यु हो जाती है जो प्रभाकर वर्धन रहते हैं, और राजा बन जाता है ये इनका जो पुत्र रहता है राज्यवर्धन, शासक बन जाता है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि इनकी जो पुत्री की शादी होती है गृहवर्मा से, तो होता है कि हत्या कर देते हैं गृहवर्मन की मालवा के देवगुप्त। तो मालवा के देवगुप्त जो रहते हैं इनकी पुत्री की प्रभाकर वर्धन या फिर राज्यवर्धन या फिर जो हर्षवर्धन है ये, इनकी बहन रहती है राजश्री। इसके जो हस्बैंड रहता है ये गृहवर्मन, इनकी हत्या कर देते हैं मालवा के देवगुप्त। और हत्या करके आप देखेंगे कि राजश्री को बंदी बना के ले जाते हैं या फिर बंदी बना लेते हैं राजश्री को भी। तो हत्या भी कर देते हैं मालवा जो नरेश रहता है देवगुप्त, और राजश्री इनकी हर्षवर्धन की बहन को यहाँ पे बंदी भी बना लेता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए मालवा का जो शासन रहता है, तो ये आप देखेंगे यहाँ पे मालवा का शासन रहता है। तो ये इनकी दुश्मनी थी, तो बाउंड्री सटा हुआ है, तो आप मान सकते हैं कि इनकी दुश्मनी इससे चलती थी। तो ये इसका शासक जो रहता है ये हत्या कर देता है कन्नौज के मौखरी वंश के गृहवर्मा की हत्या कर देता है। तो अब होता क्या है कि अब ये तो हत्या कर दिया, फिर अब जो राज्यवर्धन रहता है इनका भाई, तो राज्यवर्धन फिर देवगुप्त को मार देता है। इसकी बहन की हस्बैंड को मारे रहते हैं, तो फिर राज्यवर्धन जो रहता है ये मारे रहते हैं मालवा के देवगुप्त। तो फिर राज्यवर्धन मालवा के देवगुप्त को मार देता है, क्योंकि इसकी बहन को हस्बैंड को मारे रहते हैं ये, तो मार देता है। फिर होता क्या है कि देवगुप्त जो रहता है मालवा का शासक, इसका एक मित्र रहता है गौड़ नरेश, और ये क्या करता है गौड़ नरेश रहता है शशांक, और शशांक फिर हत्या कर देता है इनके राज्यवर्धन की। तो ये आप थोड़ा सा कहानी समझ सकते हैं यहाँ पे। तो जो देवगुप्त रहता है इसकी हत्या ये कर देता है शशांक। तो ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी था। तो यहाँ का ये गौर का शासन रहता है शशांक, ये फिर राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग कहानी समझ सकते हैं। इनकी जो बहन रहती है राजश्री का विवाह होता है कन्नौज के शासक देवगुप्त से। तो इसका मतलब हर्षवर्धन की बहन का शादी होता है कन्नौज के शासक देवगुप्त से। तो एक बार मैं आपको क्लियर समझाता हूँ इसको मिटा के, तो आप लोग को बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो ये पुष्यभूति वंश रहता है और प्रभाकर वर्धन इसके शासक रहते हैं। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र होते हैं और एक पुत्री। तो पुत्री जो रहती है राजश्री, इसका शादी होता है यहाँ पे कन्नौज में मौखरी वंश का शासक रहता है, और इसके जो राजा रहते हैं गृहवर्मन। तो गृहवर्मन से इनकी शादी होती है इनकी बहन की, या फिर प्रभाकर वर्धन की बेटी की, या फिर हर्षवर्धन की बहन की। तो होता क्या है, अब जो ये कन्नौज रहता है और ये मालवा, तो इसमें दुश्मनी रहती है दोनों में, कन्नौज और मालवा में। तो मालवा के जो शासक रहते हैं देवगुप्त, तो देवगुप्त गृहवर्मन की हत्या कर देते हैं। तो ये हर्षवर्धन के जीजा हुए, तो हर्षवर्धन के जीजा की हत्या कर देते हैं देवगुप्त। तो फिर अब इनके 2 भाई रहते हैं, मैंने बताया, एक हर्षवर्धन और एक रहता है राज्यवर्धन। तो राज्यवर्धन यहाँ पे जो शासक रहते हैं देवगुप्त यहाँ पे शासक रहता है।
जो कि ग्रीववर्मन की हत्या करता है। तो अब ये जो राज्यवर्धन रहते हैं इनकी हत्या कर देते हैं देवगुप्त की। लेकिन अब जो गौड़ नरेश रहता है यहाँ पे शशांक रहता है, तो ये शशांक इनका मित्र रहता है देवगुप्त का। तो देवगुप्त की ये हत्या कर देते हैं जो राज्यवर्धन रहते हैं यहाँ से। तो अब ये क्या करेगा, जो शशांक इनकी हत्या कर देता है राज्यवर्धन, और फिर राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। और यहाँ से अब होता है कि फिर ये शासन खाली हो जाता है, जो पुष्यभूति वंश का रहता है तो ये शासन खाली हो जाता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि होता क्या है फिर। तो ये शासन जो रहता है पुष्यभूति वंश का, ये राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई तो ये शासक खाली हो गया। अब हर्षवर्धन रहते हैं, तो ये बहुत ही कम उम्र में आप देखेंगे कि हर्षवर्धन शासक बनते हैं राज्यवर्धन के भाई। 606 ईस्वी में देखेंगे कि 16 वर्ष के उम्र में थानेश्वर की गद्दी पे शीलादित्य के नाम से ये अपना शासन पे बैठते हैं, और इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण करते हैं। तो अब होता क्या है कि अब इनकी जो बहन है इनको तो बंदी बना लिया गया है, और इनके भाई की मृत्यु कर दी जाती है शशांक द्वारा। तो अब ये करते हैं कि फिर दोनों को ये करेंगे, तो शशांक को हरा देते हैं। और तो ये भी एक कहानी है कि जब हर्षवर्धन अपनी बहन को खोजते हैं तो ये आत्महत्या करने जा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो गई थी। तो शशांक को पराजित करके फिर अपनी ये बहन को खोजते हैं। तो ये अंतिम टाइम पे मिलती है जबकि ये पहाड़ों से कूदने वाली रहती हैं। तो फिर वहाँ पे ये हर्षवर्धन जो रहते हैं अपनी बहन को राजश्री को बचा लेते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे कहानी। और हर्ष और पुलकेशिन जो द्वितीय है उनके बीच युद्ध नर्मदा तट पर होती है। तो मैंने ऊपर बताया, इससे भी हमें पता चलती है कि जो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का राजा रहता है, इनके ऐहोल अभिलेख से भी हमें जानकारी मिलती है। तो जो ऐहोल अभिलेख लिखा गया है तो यही युद्ध के बारे में ऐहोल अभिलेख में लिखा गया है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के। और इसमें होता है कि हर्ष की पराजय हो जाती है नर्मदा नदी के तट पे पुलकेशिन द्वितीय से। तो ये कुछ आप समझ सकते हैं यहाँ पे। और चीनी यात्री जो हैंसांग आया था, इसे यात्रियों का राजकुमार और नीति पंडित, शाक्य मुनि, ये सब इसको पुकारा जाता है। और यह नालंदा जो विश्वविद्यालय रहता है उसमें पढ़ने आता है, बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने आता है। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने ये नालंदा बिहार विश्वविद्यालय में पढ़ने आता है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में। और ये भी आप समझ लीजिएगा। तो ये मैंने आपको पॉइंट बताया जो कि कन्नौज पे अपनी बहन को शासक बना देता है, ये बहन को वहां से बचा के लाता है और कन्नौज पे शासन अब इसका ही हो जाता है क्योंकि इसकी बहन रहती है और इसके पति की मृत्यु हो जाती है। और फिर करता क्या है कि अपना राजधानी ये कन्नौज को बना देता है क्योंकि इनकी शादी वहीं पे हुई रहती है इनकी बहन की। तो ये कुछ पॉइंट था कि जो आप समझ सकते हैं वहाँ पे। और हैंसांग के वजह से ही जो बौद्ध धर्म के महायान शाखा को ये राजश्रय देता है और पूर्णतः बौद्ध बन जाता है। तो हैंसांग जो आता है तो इसके प्रभाव में ये काफी आता है हर्षवर्धन जो रहता है, और इसी वजह से ये एक तो राजश्रय देता है महायान शाखा को, जो बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान के बारे में मैंने पढ़ाया था। तो महायान जो शाखा रहती है उसको बहुत ज्यादा ये राजश्रय देता है, और फिर बाद में ये बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। लेकिन जो इसके पूर्वज वगैरह रहते हैं तो शिव और सूर्य के उपासक रहते हैं पूर्वज, लेकिन ये बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है यहाँ पे। और इसके समय आप देखेंगे कि जो नालंदा महाविहार था बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसी वजह से आप देखेंगे कि हैंसांग इसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड शिक्षा ग्रहण करने आता है। और हर्षवर्धन भी बहुत अच्छा लेखक रहता है और इसने 3 नाटकों की ये रचना की है। तो ये नाटक है प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद जो नाटक है। तो ये 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना ये हर्षवर्धन करता है। तो ये आप समझ सकते हैं। तो प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, ये जो प्रमुख 3 संस्कृत ग्रंथ हैं इनकी रचना ये हर्षवर्धन खुद करता है, और इसे अंतिम हिंदू शासक भी कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है, इसके बाद भी बहुत सारे हिंदू शासक आते हैं, लेकिन ये कहा जाता है, अगर क्वेश्चन में आए तो आप उसको लिख सकते हैं। तो ये आप इसमें समझ सकते हैं। तो ये यहाँ पे इसका शासक कंप्लीट होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि प्रशासन के बारे में, इसका प्रशासन वगैरह कैसा था। तो प्रशासन लगभग गुप्त जैसा ही रहा। तो क्योंकि गुप्त साम्राज्य बहुत बड़ा यहाँ पे पतन हुआ है तो ज़्यादा प्रशासन वगैरह में यहाँ पे फेरबदल नहीं होता है, वैसे ही सेम चलते रहता है। तो शासन वगैरह सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत हर एक बार में चेंज किया जाता है। तो बड़ा शासक जो बनता है वो बहुत सारा चेंज वगैरह करता है, लेकिन जो छोटे छोटे रहते हैं तो वो कॉपी ही किए रहते हैं जो उसके पीछे वाला जो साम्राज्य का पतन हुआ रहता है। तो लगभग सेम ही शासन व्यवस्था चलते आता है। तो वही हम समझ सकते हैं। और ज़्यादा दिन तक इनका शासन चलता भी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा ये चेंज वगैरह ला नहीं पाए होंगे। और अधीनस्थ जो शासक होते थे इनके, तो इनको महाराज अथवा
महासामंत कहे जाते थे। तो सामंती व्यवस्था तो थी, लेकिन इनके जो अधीन में शासक वगैरह होते थे तो इनको महाराजा अथवा महासामंत पुकारे जाते थे, जो पुष्यभूति वंश के अंडर में रहते थे। और मंत्री परिषद के मंत्रियों को सचिव या अमात्य के नाम से पुकारा जाता था। जो मंत्री परिषद होते थे, तो जैसे आप आज मंत्री परिषद देख सकते हैं और उनके मंत्री परिषद के मिनिस्टर होते हैं, आप देख सकते हैं। तो उनमें जो उस टाइम था तो उनके मंत्रियों को सचिव या फिर अमात्य कह के पुकारा जाता। तो गुप्त वंशीय जैसा ही इनका शासन व्यवस्था बना रहा और सामंतिक और विकेंद्रीकृत थी। तो सामंती व्यवस्था शुरू हो ही गई थी, जो आप देखेंगे सातवाहन शासकों के काल से। तो ये सब चलती रही और विकेंद्रीकरण थी, मतलब कि डिसेंट्रलाइजेशन इनकी थी। तो राजा के साथ साथ छोटे लेवल पे भी जो शासन प्रशासन चलता था, ऐसा नहीं है कि बस पूरी तरह से राजा के कंट्रोल में ही रहता था। तो नीचे लेवल पे भी अच्छा खासा लोगों को स्वायत्तता दी गई थी यहाँ पे। और फिर युद्ध होती थी वगैरह, तो युद्ध में सामंतों की व्यवस्था ली जाती थी। तो सामंत सेना वगैरह भी थोड़ा बहुत रखते थे, तो इनसे फिर सहायता ली जाती थी जब युद्ध वगैरह होती थी। तो और पुरोहितों को जमीन दान देने की ये सब जो प्रथाएं चलती आ रही थी, ये चलती रही। और हर्ष ने क्या किया कि पदाधिकारियों को, जो ऑफिसर वगैरह होते हैं, उनको जमीन देने की प्रथा वगैरह चलाता है। तो जमीन देने की प्रथा भी चलाता है और भूमि दान, ये सब चीज़ें बहुत पहले से ही चलती थी, लेकिन ये अधिकारियों को भी देता है। तो पहले तो पुरोहित वगैरह को दी जाती थी, जो पूजा पाठ ये सब चीज़ें कराते थे, पुरोहित जो नाम होता था समाज में, तो उनको देते थे। और ये अधिकारी वगैरह को भी फिर भूमि जमीन ये सब चीज़ें देने की प्रथा शुरू करता है हर्षवर्धन। और प्रांत को भुक्ति में, और इसका जो शासक होता था वो राजसेनायिक उपरीक अथवा जो राष्ट्रीय कहलाता था। तो ये भुक्ति का शासक होता था। शब्द लोकपाल भी उपयोग किया गया है इनके लिए। तो ये सब चीजें समझते हैं। तो प्रांत जो था ये भुक्ति में विभाजित किया गया था। भुक्ति विषय, विषय जिसे जिला बोलते थे। और इसका जो शासक होता था ये उपरीक होता था, और विषय जो जिला टाइप का रहता था उसका विषयपति शासक रहता था। और उसके बाद जो सबसे छोटी इकाई थी ये ग्राम थी, और ग्राम छपताली किसका शासक होता था, ग्राम का। और मंत्री परिषद का देख लेते हैं हम थोड़ा सा। भिंड जो होता था वो प्रधान सचिव होता था। सिहनाद प्रधान सेनापति को बोला जाता था, सिहनाद। और कुंतल को अश्व सेना का प्रधान बोला जाता था। और सकंद गुप्त गज सेना का प्रधान होता था। जो सकंद गुप्त अधिकारी होता था ये गज सेना का प्रधान होता था। कुंतक जो होता था ये अश्व सेना का प्रधान होता था। और पुलिस भी शासन व्यवस्था में था। और जो पुलिस के अधिकारी होते थे उनको दंडपाशिक तथा दांडिक बोला जाता था। जो कि पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे उनको बोला जाता था। तो आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि सिपाही थे उनको चाट और भाट बोला जाता था, और जो अधिकारी दरोगा या फिर से ऊपर रैंक के लोग होते थे उनको दंडपाशिक या फिर दांडिक बोला जाता था, इनके पुलिस अधिकारियों। और अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर कहा जाता था। और पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। तो ये दो सेना के अधिकारी होते थे। तो यही सब हमें देखना होता है। जैसे आज आप रक्षा मंत्रालय देखेंगे, आज जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है CDS, इन सब का पद है। तो वैसे ही उस टाइम में भी पद वगैरह में देखना होता था। जैसे कि आज आप देखेंगे कि पुलिस विभाग में सिपाही होते हैं, दरोगा होते हैं, उनसे भी ऊपर हायरार्की बना हुआ है ऑफिसरों का, तो वो सब देखना होता है। तो वैसे ही उस टाइम भी हमें देखना होता है कि क्या क्या व्यवस्थाएं थी। और सिंचाई जो था ये तुला यंत्र, उसको जल पंप आज समझ सकते हैं, जल पंप के द्वारा किया जाता था, ये उल्लेख मिलता है यहाँ से। और मथुरा जो था ये सूती वस्त्र के लिए काफी मशहूर था। तो आज भी आप देखेंगे कि मथुरा मशहूर है इसके लिए। तो ये सब चीजें थी। सिंचाई के लिए तुला यंत्र जो कि जल पंप था उसका उपयोग किया जाता था, और सूती वस्त्र के लिए मथुरा प्रसिद्ध जगह था। और हर्ष जो था ये धर्म सम्मेलन कराया था कन्नौज में, और ये बहुत ही विशाल धर्म सम्मेलन था, धर्मों को बढ़ावा देने आदि के लिए। और ये जो होता था ये प्रत्येक 5 वर्ष पे ये कराता था, जो हर्ष था हर्षवर्धन, तो ये कराता था हर एक 5 वर्ष पे बहुत बड़ा एक धर्म सम्मेलन कराता था कन्नौज में। तो ये कन्नौज में विशाल जो था धर्म सम्मेलन कराता था। और यह प्रत्येक 5 वर्ष पे जो था, और यह प्रत्येक 5 वर्ष पे दूसरा, मतलब प्रत्येक 5 वर्ष पे एक प्रयाग के संगम पे महामोक्ष परिषद समारोह का भी आयोजन करता था जो हर्ष था। तो ये था। तो धर्म सम्मेलन भी कराता था कन्नौज में एक विशाल धर्मों के लिए, और हर एक 5 वर्ष पे प्रयाग के संगम पे महामोक्ष परिषद समारोह का आयोजन भी करता था। तो ये आप समझ लिए, इतना चीजें इसमें हो गई। तो ये आपने देख लिया पूरा हर्षवर्धन का शासनकाल। तो अब हम इसके बाद देखेंगे जो हमारा दक्षिण भारत का इतिहास है, तो उसमें आपको मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। तो ये हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और इसके बाद जो
दक्षिण भारत का इतिहास होगा। तो पहले हम मैप से देखेंगे कि आखिर में हमें कैसे पढ़ना है, क्योंकि संगम काल में हम 3 वंश के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद मैप से मैं दिखा के उसके बाद दक्षिण भारत का इतिहास जो होगा। तो पहले मैं टाइम पीरियड आपको एक बार बताऊंगा फिर से, जो हमारा टाइम पीरियड का जो चार्ट है वो देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कैसे कैसे यहाँ पे चीजें आई। उसके बाद 3 शासकों के बारे में हमें देखना होता है मेनली इसमें, चेर, चोल और पांडे, ये 3 हमें शासन देखना होगा संगम काल में। और उसके बाद हम देखेंगे जो दक्षिण भारत का इतिहास 6ठी शताब्दी से, वहाँ पे और कुछ शासक आते हैं। तो ये आपको अगले वीडियो में बिल्कुल क्लियर होगा कैसे कैसे ये सब चीज़ें आएंगी। और बिल्कुल पहले एक बार मैं क्लियरिफिकेशन दूंगा जो हमारा चार्ट है वहाँ से, उसके बाद हम धीरे धीरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग कृपया बस इसको सीक्वेंस से देखते हैं। ओके गाइस, थैंक यू। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में।